नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हाँ, ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। और ये मतलब 34 साल पुरानी जो 1986 की नीति थी, उसकी जगह ले रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अपडेट नहीं है। नहीं, ये तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को स्कूल से लेके कॉलेज तक बदलने का एक बड़ा प्रयास लग रहा है। हाँ, एक तरह से पूरी काया पलट करने की कोशिश है। हमारे पास ये नीति का दस्तावेज है, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी जो मुख्य बातें हैं उनको समझें। हाँ, कि ये बदलाव क्यों आ रहे हैं, इनका मतलब क्या है, और हमारे सीखने सिखाने के तरीकों पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो पूरी नीति है, ये 5 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। पहला है एक्सेस, मतलब सबकी पहुंच हो। ठीक है। फिर इक्विटी, यानी सबको बराबरी का मौका मिले। क्वालिटी, मतलब गुणवत्ता। अफोर्डेबिलिटी, यानी खर्चा उठाया जा सके। और अकाउंटेबिलिटी। हाँ, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। लक्ष्य साफ है, 2030 के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके साथ चलना, और भारत को एक नॉलेज सोसाइटी, एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने के लिए जो कंसल्टेशन हुआ वो मतलब अभूतपूर्व था। हाँ, मैंने भी सुना था। कितने लोगों से राय ली गई? 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6,600 ब्लॉक, 676 जिले, कुल मिलाकर 2 लाख से ज्यादा सुझाव आए थे। अरे वाह। हाँ, और इसका ड्राफ्ट डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था। तो ये तो काफी व्यापक प्रक्रिया रही है। स्कूली शिक्षा की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा इस 5+3+3+4 वाले ढांचे की होती है। ये क्या है? हाँ, ये एक आप कह सकते हैं बुनियादी बदलाव है, जो पुराना 10+2 का सिस्टम चला रहा था सालों से। हाँ, 10वीं और फिर 12वीं। बिल्कुल। उसकी जगह अब ये 5+3+3+4 का डिजाइन है, और ये 3 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कवर करता है। 3 साल से मतलब अब प्ले स्कूल या प्री स्कूल भी फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा हो गया। पहले तो 6 साल से पहली क्लास शुरू होती थी। सही कहा आपने। अब 3 से 6 साल के बच्चों को भी इस दायरे में लाया गया है। इसे अर्ली चाइल्डहुड केयर इन एजुकेशन यानी ईसीसी कहा गया है। अच्छा, ईसीसी? हाँ, इसके पीछे सोच ये है कि बच्चे के दिमाग का जो सबसे तेज विकास होता है वो शुरू के 6 सालों में ही हो जाता है। तो उस उम्र में सही देखभाल और शिक्षा बहुत जरूरी है। ये बात तो सही है। और लक्ष्य ये भी है कि 2030 तक स्कूल में एनरोलमेंट 100% हो, मतलब कोई बच्चा छूटे ना। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? इसके लिए स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा, जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश होगी, हर छात्र की ट्रैकिंग होगी। ओके। और हाँ, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और काउंसलर भी स्कूलों से जुड़ेंगे। और ये ईसीसी कौन देगा? आपने आंगनवाड़ियों का जिक्र किया था पहले। हाँ, आंगनवाड़ियों की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण है। ईसीसीई आंगनवाड़ियों के जरिए या स्कूलों से जुड़े जो प्री प्राइमरी क्लास होते हैं उनके जरिए, या फिर जो स्टैंड अलोन प्री स्कूल हैं उनके माध्यम से दिया जाएगा। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी मिलेगी? बिल्कुल, उन्हें ईसीसी के लिए खास ट्रेनिंग दी जाएगी। जो 12वीं पास हैं उनके लिए 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होगा, और जो कम पढ़ी लिखी हैं उनके लिए 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम होगा। और कोशिश ये है कि 5 साल की उम्र तक हर बच्चा एक प्रीपरेटरी क्लास या बाल वाटिका में जरूर जाए। ठीक है। अब ये 5+3+3+4 का जो ब्रेकअप है वो थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, जरूर। देखिए, हाँ, जरूर। पहला है फाउंडेशनल स्टेज। ये 5 साल का है। 5 साल? हाँ, इसमें 3 साल प्री स्कूल या आंगनवाड़ी के और फिर 2 साल क्लास 1 और 2 के। ये हुआ 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए। अच्छा। यहाँ पूरा जोर खेल कूद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर होगा, किताबों का बोझ कम से कम। मतलब रटना नहीं, समझना और करना। बिल्कुल, एनसीईआरटी इसके लिए एक नया फ्रेमवर्क भी बना रहा है। फिर आता है प्रिपरेटरी स्टेज। ये 3 साल का है, क्लास 3 से 5 तक, यानी 8 से 11 साल की उम्र। इसमें क्या होगा? यहाँ से थोड़ी फॉर्मल पढ़ाई शुरू होगी, जैसे साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, लेकिन यहाँ भी जोर एक्सपीरियंस करके सीखने पर रहेगा। ओके, फिर है मिडिल स्टेज। ये भी 3 साल का, क्लास 6 से 8 तक, उम्र 11 से 14 साल। यहाँ विषय थोड़े और गहरे होंगे, जैसा अभी भी होता है। हाँ। और यहीं से वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत भी होगी। अच्छा, क्लास 6 से ही? हाँ, उसका इंट्रोडक्शन शुरू होगा। और आखिर में है सेकेंडरी स्टेज। ये 4 साल का है, क्लास 9 से 12 तक, उम्र 14 से 18 साल।
इसे भी बांटा गया है। हाँ, इसे 2 फेज में देख सकते हैं, 9th-10th और 11th-12th। यहाँ डीप लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सब्जेक्ट चुनने में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वाली दीवारें हट जाएंगी। हाँ, बिल्कुल। कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। अगर किसी को फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़नी है या बेकिंग के साथ केमिस्ट्री, तो वो मुमकिन होगा। हाँ, वो मुमकिन होगा। वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स में भी कोई सख्त बंटवारा नहीं रहेगा। छात्र अपनी पसंद और टैलेंट के हिसाब से अपना रास्ता चुन सकेंगे। इससे तो रटने पर जोर कम होगा शायद। यही मकसद है। सिलेबस का कंटेंट भी कम किया जाएगा ताकि जरूरी चीजों पर और क्रिटिकल थिंकिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। एनसीईआरटी नया करिकुलम फ्रेमवर्क NCFSE बनाएगा। और किताबें वो भी बदलेंगी। हाँ, और कोशिश होगी कि रीजनल भाषाओं में भी अच्छी क्वालिटी के टेक्स्ट बुक्स उपलब्ध हों। स्कूल बैग का वजन कम करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। एक और बड़ी बात जो मैंने पढ़ी वो थी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। इसकी क्या जरूरत पड़ी? ये मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, कई सर्वे और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे क्लास 3 या 5 में पहुंचने के बाद भी ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते या साधारण जोड़ घटाना नहीं कर पाते। हाँ, ये तो गंभीर समस्या है। बिल्कुल, ये आगे की पूरी पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। इसीलिए ये नेशनल मिशन शुरू किया जा रहा है। टारगेट है कि 2025 तक क्लास 3 तक के हर बच्चे को पढ़ना लिखना और बेसिक गणित जरूर आ जाए। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए बहुत कुछ है। टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। क्लास 1 के बच्चों के लिए 3 महीने का प्ले बेस्ड स्कूल रेडीनेस मॉड्यूल होगा। स्कूलों में अच्छी लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी। बच्चों की लर्निंग को लगातार ट्रैक किया जाएगा। मतलब नींव मजबूत करने पर पूरा फोकस है। एग्जैक्टली। नींव मजबूत होगी तभी इमारत बुलंद होगी। और भाषाओं को लेकर क्या नीति है? मातृभाषा में पढ़ाई पर काफी जोर है, आपने बताया। हाँ, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषावाद इस पॉलिसी का एक अहम पहलू है। कोशिश है कि कम से कम क्लास 5 तक और हो सके तो क्लास 8 तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बच्चे की घर की भाषा या मातृभाषा या लोकल भाषा हो। इससे क्या फायदा होगा? माना जाता है कि बच्चे अपनी भाषा में सबसे अच्छे से सीखते हैं, कॉन्सेप्ट जल्दी समझते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और दूसरी भाषाएं? 3 भाषा फॉर्मूला लागू रहेगा। संस्कृत एक ऑप्शन के तौर पर हर लेवल पर उपलब्ध होगी और दूसरी क्लासिकल भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी, प्राकृत भी स्कूलों में विकल्प के तौर पर होंगी। विदेशी भाषाएं भी? हाँ, सेकेंडरी लेवल पर कोरियन, जापानीज, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाएं भी छात्र चुन सकेंगे और इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को भी स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। परीक्षाओं की बात करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स का क्या होगा? उनको लेके हमेशा बहुत टेंशन रहती है। आपने कहा था कि वो आसान होंगी। हाँ, आसान से मतलब ये नहीं कि स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। मतलब ये है कि वो रटने पर आधारित नहीं होंगी। वो कोर कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स को टेस्ट करेंगी। अच्छा। उन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि बच्चों को कोचिंग सेंटर्स पर निर्भर ना रहना पड़े। बोर्ड एग्जाम क्लास 10 और 12 में जारी रहेंगे, लेकिन छात्रों को साल में 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। एक मेन एग्जाम और एक इम्प्रूवमेंट के लिए। ओह, ये तो अच्छा है। हाँ, और इसके अलावा क्लास 3, 5 और 8 में भी स्कूल लेवल पर एग्जाम होंगे ताकि लर्निंग गैप्स का पता चलता रहे। और मूल्यांकन का तरीका बदलेगा। हाँ, पूरा फोकस रोट लर्निंग से हटकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट पर होगा। मतलब एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इन चीजों को परखा जाएगा। इसके लिए कोई नई बॉडी भी बन रही है? हाँ, परख नाम का एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा। इसका पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये सभी बोर्ड्स के लिए नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस सेट करेगा। नीति में इक्विटी और इंक्लूजन यानी समानता और समावेश पर भी काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल, मकसद ये है कि कोई भी बच्चा अपनी पैदाइश या बैकग्राउंड की वजह से पीछे ना छूटे। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें जेंडर आइडेंटिटीज, खासकर लड़कियां और ट्रांसजेंडर छात्र, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज जैसे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज जैसे गांव या छोटे शहरों के बच्चे, डिसेबिलिटीज और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे माइग्रेंट कम्युनिटीज, लो इनकम परिवार, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन्हें सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स यानी SEDGs कहा गया है। इनके लिए क्या खास इंतजाम होंगे?
एक अलग से जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा और जो इलाके ज़्यादा पिछड़े हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे। और दिव्यांग बच्चों के लिए? दिव्यांग बच्चों को रेगुलर स्कूलों में ही पूरी तरह से शामिल करने पर जोर है। इसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती होगी, रिसोर्स सेंटर्स बनेंगे और ज़रूरी सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। जाहिर है इसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम हो जाएगी। उनकी भर्ती और करियर को लेकर क्या कहा गया है? हाँ, टीचर्स तो इस पूरी चीज़ की रीढ़ हैं। उनकी भर्ती ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी और प्रमोशन मेरिट के आधार पर, सिर्फ सीनियरिटी पर नहीं। अच्छा। टीचर्स के लिए नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स NPST भी बनाई जाने थे, जो बताएंगे कि अलग अलग लेवल पर एक टीचर से क्या उम्मीदें हैं। और स्कूलों के मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव है? स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही थी। हाँ, स्कूलों को स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इससे वो आपस में रिसोर्सेज शेयर कर पाएंगे, जैसे लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड या स्पेशल टीचर्स। रेगुलेशन का क्या होगा? सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अलग अलग नियम होंगे? नहीं, रेगुलेशन और ऑपरेशन के लिए अलग अलग बॉडीज होंगी और स्टैंडर्ड तय करने के लिए एक स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी SSSA बनेगी। मूल्यांकन के मापदंड सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए एक जैसे होंगे। और वोकेशनल एजुकेशन जिसकी बात मिडिल स्टेज में हुई थी, उसको लेकर और क्या योजनाएं हैं? ये एक बहुत बड़ा फोकस एरिया है। लक्ष्य है कि 2025 तक स्कूल और हायर एजुकेशन सिस्टम के कम से कम 50% लर्नर्स को वोकेशनल एक्सपोजर मिले। 50%? ये तो काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। हाँ है, तो इसे सेकेंडरी स्कूल लेवल से ही इंटीग्रेट किया जाएगा। क्लास 6 से 8 के दौरान बच्चों के लिए 10 दिन का एक बैगलेस पीरियड भी होगा। बैगलेस पीरियड? उसमें क्या होगा? उस दौरान बच्चे स्थानीय कारीगरों या प्रोफेशनल्स जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, आर्टिस्ट, इनके साथ इंटर्नशिप करेंगे, काम सीखेंगे। ये तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। हाँ, और ऑनलाइन वोकेशनल कोर्सेज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सोच यही है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी जरूरी हैं। तो ये तो हुई स्कूल एजुकेशन की बात, काफी सारे बदलाव हैं। अब थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ चलते हैं। वहाँ क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं? हायर एजुकेशन में भी आप कह सकती हैं उतने ही बड़े और बुनियादी बदलावों की बात है। पहला बड़ा टारगेट तो GER को लेकर है। GER मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। हाँ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अभी ये 2018 में करीबन 26.3% था। इसे 2035 तक कम से कम 50% तक ले जाने का लक्ष्य है। मतलब 2 गुना करने का लक्ष्य है। लगभग 2 गुना। हाँ। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना है। और पढ़ाई के तरीके में क्या बदलाव आएगा हायर एजुकेशन में? यहाँ भी वही फिलॉसफी है, होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। मतलब आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, मैथ्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, इन सब का इंटीग्रेशन। जैसे स्कूल में था? हाँ, उसी तर्ज पर। अंडर ग्रेजुएट डिग्री 3 या 4 साल की होगी और उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। वोकेशनल एजुकेशन को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है मल्टी एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, ये क्या चीज़ है? मतलब छात्र बीच में कोर्स छोड़ सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए कोई 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम कर रहा है। अगर वो 1 साल पूरा करके छोड़ता है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा। 2 साल पूरे करने पर डिप्लोमा और 3 साल पर बैचलर डिग्री। और अगर वो पूरे 4 साल करता है तो उसे बैचलर डिग्री विथ रिसर्च मिलेगी। तो इससे ड्रॉप आउट्स को फायदा होगा? हाँ, अगर किसी को मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उसे उस लेवल तक की क्वालिफिकेशन मिल जाएगी और वो बाद में जब चाहे अपनी पढ़ाई वहीं से आगे शुरू कर सकता है। इसके लिए क्रेडिट्स कैसे मैनेज होंगे? उसके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं, वैसे ही इसमें छात्रों के कमाए हुए क्रेडिट्स डिजिटली स्टोर होंगे। वो इन्हें अलग अलग संस्थानों में भी ट्रांसफर कर सकेंगे। ये तो सच में काफी फ्लेक्सिबिलिटी देगा स्टूडेंट्स को। और संस्थानों के स्ट्रक्चर में क्या बदलाव है? MURU की बात भी सुनी थी मैंने। हाँ, मेरू यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। ये IITs और IIMs की तर्ज पर मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज होंगी, जो होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस सेट करेंगी। और बाकी संस्थानों का क्या होगा? ओवरऑल लक्ष्य ये है कि छोटे छोटे कॉलेज ना हों, बल्कि बड़े, वेल इक्विप्ड, वाइब्रेंट मल्टी डिसिप्लिनरी संस्थान बने, जिनमें कम से कम 3000 छात्र हों। 3000? हाँ, यूनिवर्सिटी की परिभाषा भी बदलेगी। इसमें रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज होंगी, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज होंगी और ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज होंगे। 15 सालों में फेज्ड मैनर में खत्म करने का प्लान है। कॉलेजों को ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी, मतलब धीरे धीरे उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। तो हर कॉलेज अपने आप में एक तरह से स्वतंत्र इकाई बन जाएगा। लक्ष्य यही है
कि हर कॉलेज या तो ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज बने या किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाएं। इससे क्वालिटी कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी बेहतर होने की उम्मीद है। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए क्या खास कदम उठाए जा रहे हैं? भारत रिसर्च में थोड़ा पीछे माना जाता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके लिए एक बड़ी पहल है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना। NRF? हाँ, NRF एक स्वतंत्र संस्था होगी। ये सभी विषयों में साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज में कॉम्पिटिटिव तरीके से रिसर्च को फंड करेगी। इसका मकसद क्या होगा? मकसद है देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में एक मजबूत रिसर्च कल्चर और इकोसिस्टम तैयार करना। ये उन संस्थानों को भी सपोर्ट करेगा जहां अभी रिसर्च कैपेसिटी कम है। स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, डिस्टेंस एजुकेशन और इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है? जो मेरिटोरियस छात्र हैं, खासकर SC, ST, OBC और दूसरे SEDG से, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप्स बढ़ाई जाएंगी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को और बेहतर बनाया जाएगा। और डिस्टेंस लर्निंग? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL का विस्तार किया जाएगा ताकि GR का 50% वाला लक्ष्य हासिल करने में मदद मिले। इसे और बेहतर और मान्यता प्राप्त बनाया जाएगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भी बात है? हाँ, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। भारतीय संस्थान विदेशी संस्थानों के साथ कोलैबोरेट करेंगे, स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे और दुनिया की जो टॉप रैंक वाली यूनिवर्सिटीज हैं, हाँ, उन्हें भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उनके लिए नियम और मानक तय होंगे। टीचर्स की क्वालिटी और ऑटोनॉमी हायर एजुकेशन में भी जरूरी है। बिल्कुल, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस HEIAs में भी टीचर्स की भर्ती साफ सुथरी और पारदर्शी प्रक्रियाओं से होगी। टीचर्स को अपना करिकुलम डिजाइन करने, अपनी पेडागोजी चुनने की आज़ादी होगी। और संस्थानों की ऑटोनॉमी? हाँ, संस्थानों को भी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी। एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, हर संस्थान का एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा। लेकिन हाँ, ऑटोनॉमी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। और इन सबको रेगुलेट कैसे किया जाएगा? इतने सारे बदलावों के साथ रेगुलेशन भी तो बदलना होगा। हाँ, इसके लिए एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बनाने का प्रस्ताव है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। HECI? हाँ, HECI। इसके नीचे 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे। एक स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए जनरल एजुकेशन काउंसिल, एक फंडिंग के लिए हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, एक एक्रेडिटेशन के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC और एक रेगुलेशन के लिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC। मतलब UGC, AICTE जैसी बॉडीज खत्म हो जाएंगी? हाँ, ये सब HECI के तहत आ जाएंगे या उनका रूप बदल जाएगा। मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर बाकी सब हायर एजुकेशन इसके दायरे में आएगा। और रेगुलेशन कैसा होगा? आपने स्कूल एजुकेशन में लाइट बट टाइट कहा था। वही फिलॉसफी यहाँ भी है, लाइट बट टाइट। मतलब बेवजह का दखल नहीं, लेकिन जरूरी मानकों का सख्ती से पालन। और नियम पब्लिक और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशंस के लिए एक जैसे होंगे। टीचर एजुकेशन यानी BEd वगैरह में भी बदलाव है? हाँ, बहुत जरूरी बदलाव है। 2030 तक टीचिंग के लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd कोर्स होगा। 4 साल का? हाँ, और ये कोर्स सिर्फ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में ही ऑफर किया जाएगा। जो स्टैंड अलोन घटिया टीचर एजुकेशन संस्थान हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जो अभी 2 साल का BEd है? वो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से किसी और विषय में बैचलर्स डिग्री है। टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए एक नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग भी शुरू किया जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन, लॉ, एग्रीकल्चर, इन प्रोफेशनल एजुकेशन का क्या होगा? ये सब हायर एजुकेशन सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट बनेंगे। इन्हें भी होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी बनने का लक्ष्य रखना होगा। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय पढ़ाए जाएंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए भी कुछ है? हाँ, एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ये आइडियाज के एक्सचेंज के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा कि टेक्नोलॉजी को लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म्स को और इंटीग्रेट और बेहतर किया जाएगा। पूरी नीति में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर भी काफी जोर दिख रहा है, हायर एजुकेशन में भी। हाँ, बिल्कुल। सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और उनको जिंदा बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा HEIs और प्रोग्राम्स भारतीय भाषाओं में या बाइलिंगुअली ऑफर किए जाएंगे। ट्रांसलेशन के लिए भी कुछ सोचा गया है? हाँ, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI स्थापित किया जाएगा। संस्कृत और दूसरी सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों को
और मजबूत किया जाएगा। पाली, फारसी और प्राकृत के लिए भी नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने की बात है। ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इतने बड़े बदलाव हैं, फंडिंग तो चाहिए होगी। और शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा है उसे रोकने के लिए क्या है? फंडिंग के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जीडीपी के 6% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखेंगी जल्द से जल्द। ये एक बड़ा कमिटमेंट है। हाँ, ये मांग तो काफी समय से हो रही है। और व्यापारीकरण को रोकने के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान, चाहे पब्लिक हों या प्राइवेट, उन्हें नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी के तौर पर काम करना होगा और उन पर एक जैसे ऑडिट और डिस्क्लोजर नॉर्म्स लागू होंगे। फीस भी एक हद तक रेगुलेट की जाएगी। और कोई बड़ी संरचनात्मक बदलाव? हाँ, शिक्षा पर ओवरऑल फोकस बना रहे, इसके लिए सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी केब को और मजबूत किया जाएगा। और जैसा हम जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये नाम बदलना सिंबॉलिक है या इसका कोई और मतलब भी है? ये सिंबॉलिक तो है ही, लेकिन ये शिक्षा और सीखने पर फोकस वापस लाने का एक संकेत भी है। एडल्ट एजुकेशन पर भी जोर है। लक्ष्य है 100% यूथ और एडल्ट लिटरेसी हासिल करना। तो अगर हम समेटें तो ये नीति भारतीय शिक्षा में एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट लाने की कोशिश कर रही है। इसे ज्यादा होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना, सबकी पहुंच सुनिश्चित करना, रिसर्च और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। हाँ, विजन तो बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल या सोचने वाली बात उभरती है वो ये है कि इतने बड़े और इतने विविध देश में इन सब शानदार आइडियाज को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? हाँ, इम्प्लीमेंटेशन। एग्जैक्टली। अलग अलग राज्यों, समुदायों, संस्थानों में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या जरूरी होगा? असल चुनौती इसी क्रियान्वयन में है। ये देखना होगा कि ये जो महत्वाकांक्षा है ये हकीकत में कैसे बदलती है। निश्चित रूप से ये क्रियान्वयन ही इसकी सफलता की कुंजी होगी और ये एक ऐसा विषय है जिस पर आने वाले सालों में हमारी नजर बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। बिल्कुल, धन्यवाद।